स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है हीमोग्लोबिन की मदद से। यहाँ पे अपन जानेंगे कि ऑक्सीजन कैसे हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इसकी बाइंडिंग। साथ में जो एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसके बारे में भी इस वीडियो में अपन डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को एक बार पूरा देख लिया तो आपको कभी भी इस टॉपिक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके हमेशा फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हैं ह्यूमंस में, तो उसका जो बेसिक मीडियम होता है कि जिस मीडियम में गैसेस ट्रांसफ़र करती है, जिस मीडियम के थ्रू, उसको अपन बोलते हैं ब्लड, जो कि सब जानते हैं। अब अपन बात करें ऑक्सीजन और CO2 की, तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा अलग अलग होता है। अगर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में जो 97% जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसपोर्टेड होती है बाय आरबीसी डेट मीन्स रेड ब्लड सेल्स। और जो बाकी की 3% होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय डिसोसिएशन इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिसोसिएट होता है, उसके बाद 3% का ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं पे CO2 की बात करते हैं तो CO2 का एकदम डिफरेंट कंसेप्ट है, और इसको स्टार बना के याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका याद रखना भी थोड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले आता है 20 to 25% जो होती है CO2, वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय आरबीसी। उसके बाद जो 70% जो आरबीसीज होती है, मतलब CO2 होती है, वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय बाई कार्बोनेट। और उसके बाद जो रिमेनिंग बचती है, जिसको यूजुअली 7% लिखा जाता है, ये होती है बाय वापस वही प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का और CO2 की परसेंटेज की किस किस मीडियम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब यहाँ पे अपन जानेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो यहाँ पे बात सिंपल सी पहले बात ये है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, जहाँ पे आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेड पिगमेंट, जिसको अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे जो हेम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आयरन को, और ग्लोब रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटीन को। तो ये जो पिगमेंट है ये प्रोटीन और आयरन से मिलकर बना होता है, और इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। अब जब ये कलर मतलब पिगमेंट ऑक्सीजन से मिलता है तो इसका नाम पड़ता है आगे जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है, वन मॉलिक्यूल, वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है मैक्सिमम। याद रखिएगा, एक जो पिगमेंट का मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। अब यहाँ पे अपन ने बात कर ली है कि एक हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी कितनी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की। अब यहाँ पे अपन जानते हैं कि अगर ये इसके साथ बाइंड हो रही है ऑक्सीजन, तो इसकी जो बाइंडिंग है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है बाइंडिंग बाइंडिंग ऑफ O2, वो सबसे इम्पोर्टेंटली डिपेंड तो करती है सबसे पहले PO2 पे, डेट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। उसके अलावा जो अलग अलग टर्म्स है वो आते हैं यहाँ पे, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ की कंसनट्रेशन, टेम्परेचर। तो ये सारे अलग अलग कंडीशंस मतलब फैक्टर्स है जिन पे जो बाइंडिंग ऑफ O2 है वो डिपेंड करती है। अब ज़रा यहाँ पे अब अपन समझ लेते हैं कि जो बाइंडिंग है और जो डिसोसिएशन है वो कैसे होता है। क्योंकि जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की वो होती है एल्वियोलाई में, और जो डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का वो होता है टिश्यूज़ में। अब अपन जानते हैं एल्वियोलाई और टिश्यू में जो इन्वायरमेंट होगा वो सेम तो हो नहीं सकता। तो अगर वो सेम नहीं है तो क्या क्या फैक्टर्स है जो एल्वियोलाई में तो बाइंडिंग को प्रमोट करते हैं और टिश्यूज़ में डिसोसिएशन को प्रमोट करते हैं। और इसी के बाद आप समझ पाएंगे कि वो ग्राफ कैसे वर्क करता है। अब अपन
जान देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं एल्वियोलाई में और क्या क्या कंडीशंस होती हैं टिश्यू में। अगर अपन एल्वियोलाई की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाई PO2, यहाँ पे प्रेजेंट होता है लो PCO2, यहीं पे लो H+ की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। लो H+ की कंसंट्रेशन का मीनिंग है हाई pH। क्या समझ गए होंगे मैंने क्या कहा? लो H+ कंसंट्रेशन मीनिंग है हाई pH, डैट मीन्स बेसिक थोड़ा बहुत। और उसके बाद आता है यहाँ पे लो टेम्परेचर भी प्रमोट करता है। तो अपन ने देख लिया कि कौन सी कंडीशंस है जो प्रमोट करता है एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे प्योर मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन तो ऑब्वियस है बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, H+ की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए है, और टेम्परेचर की, डेट मीन्स O2 के अलावा सारी चीज़ें कम होनी चाहिए। pH उसका अपोजिट टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन के डिसोसिएशन की। तो अगर ऑक्सीजन की डिसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पर जितने भी टर्म हैं इन सब का सिर्फ और सिर्फ उल्टा कर दो। यहाँ पे होना चाहिए लो PO2, हाई PCO2, यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए हाई H+ कंसंट्रेशन, डेट मीन्स लो pH, और यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे अब आपने एक चीज़ समझ लिए होंगे कि एल्वियोलाई में होता है एसोसिएशन और टिश्यूज़ में होता है डिसोसिएशन, और वो होता है इन सारे फैक्टर्स के कारण। तो ये अपन ने बात कर ली है उन फैक्टर्स की जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अपन ये जान लेते हैं कि जो कर्व है वो कैसा होता है। तो जब भी अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की एसोसिएशन की कर्व, जब जब यहाँ पे अपन, जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे अपन बात करते हैं परसेंटेज ऑफ O2 सैचुरेशन, और यहाँ पे अपन बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो जब भी ऐसा कर्व बनाया जाता है तो यहाँ पे एक सिग्मॉइड कर्व फॉर्म होता है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये मैंने NCERT से आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ग्राफ कैसे समझ सकते हैं अपन वो देख लो। तो यहाँ पे जो ग्राफ की लाइन है ये आगे और पीछे मूव कर सकती है। अगर मान लीजिए ग्राफ की लाइन अगर आगे मूव करती है तो ग्राफ की लाइन आगे मूव करने का मीनिंग क्या है? जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट हो रही है। डिसोसिएट हो रहे का मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ आगे मूव हुआ है इसका मीनिंग ये है पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा लग रही है फॉर द बाइंडिंग, ठीक है। बाइंड करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लग रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा है कि हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड हो जा। लेकिन यही कर्व अगर लेफ्ट साइड में मूव होता है इसका मीनिंग है ये एसोसिएशन को शो कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि जो ऑक्सीजन है उसके पार्शियल प्रेशर कम होने पर भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रही है इजीली। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये आता है, इस ग्राफ से कभी भी याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ग्राफ राइट साइड में मूव हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है। अगर ग्राफ राइट साइड में मूव हो रहा है तो वहाँ पे हो रहा है डिसोसिएशन को बता रहा है वो, और डिसोसिएशन का मीनिंग ये है वहाँ पे जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। इसीलिए अगर वहाँ पे ऑक्सीजन को बाइंड कराना है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ रही है। वहीं पे अगर ग्राफ का जो कर्व है वो लेफ़्ट साइड में मूव हो रहा है तो वहाँ पे शो हो रहा है एसोसिएशन, और एसोसिएशन का मीनिंग सिंपल सा आता है यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाकी सारी कंडीशंस कम है। तो यहाँ से आपने समझ चुके होंगे कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे आपके कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक और की पॉइंट बताया गया है NCERT में, जिस पे बेस्ड बहुत बार नीट में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जो 100 ml ऑफ ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कितनी ml O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसका सिंपल सा आंसर ये आता है, याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कैसे पूछा जाता है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो 100 ml होता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड वो कैरी करता है 20 ml, 20 ml O2 को कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 5 ml, ठीक है। लेकिन
यही 100 ml ब्लड अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो वो कैरी अप भी करता है 100 ml 20 ml, लेकिन इस बार वो ट्रांसपोर्ट 5 ml से ज़्यादा करता है। और ये कितना करता है मैं अभी आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास अभी नहीं है, मैं अभी कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। तो ये हो गया नीट पे बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे CO2 के लिए भी पूछा जाता है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हो, साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।